The next part that we have is the force exerted on the master piston is greater than the force applied by the foot on the brake. Using the principle of movement, explain this. अब यहाँ पे हम किन किन पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन ला सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर डायग्राम पे जाएं तो डिस्टेंस जो है फुट टू पिवट इज लार्जर देन पिस्टन टू पिवट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? इफ वी फोकस ऑन द डायग्राम तो डिस्टेंस ऑफ foot to pivot is larger as compared to distance of piston from pivot। पिस्टन हमारे पास कहाँ पे है? मास्टर पिस्टन हमारे पास ये है, स्लेव पिस्टन हमारे पास ये है। उनका पिवट से डिस्टेंस इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करना है, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट डिमांड्स? के अस्सलाम क्लॉकवाइज मूवमेंट is equals to anti-clockwise movement. This is what is demanded by the principle of movement, na? कि clockwise movement is equals to anti-clockwise movement. So, अगर so कहता है force exerted on the master piston is greater than the force applied by the वो, तो अगर हमें दोनों साइड्स को इक्वल करना है एंड वी नो दैट कि एक का डिस्टेंस कम है एक का डिस्टेंस लार्जर है, तो जिसका डिस्टेंस लार्जर होगा उसकी फोर्स क्या होगी? स्मॉलर। और जिसका डिस्टेंस स्मॉलर होगा उसकी फोर्स क्या होगी? लार्जर। दैट इज व्हाई द force applied by piston on is bigger than the force applied by the foot. Do we understand? हाँ जी। Let me revise again. Principle of movement क्या डिमांड करता है? That clockwise movement is equals to anti-clockwise movement. Agreed? We also know that कि if force is greater then distance हमें क्या smaller ओके होता है, but if distance is smaller इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम लोगों को फोर्स को क्या करना पड़ता है? बिगर करना पड़ता है। सो अब हमारे पास कंडीशन क्या थी? फोर्स इज बिगर, डिस्टेंस इज स्मॉलर। इफ फोर्स इज स्मॉलर तो डिस्टेंस का क्या है? बिगर। इस बेसिस पे हम लोगों ने जो है अपना आंसर क्या करना था? डिवाइस करना था। लेट मी राइट इट लाइक दिस। इफ वी नो दैट फोर्स इज बिगर एंड डिस्टेंस इज स्मॉलर तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इफ डिस्टेंस इज बिगर तो उसकी फोर्स क्या होगी? स्मॉलर होगी। तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके। ठीक है। देन उससे क्या, डिस्क्राइब हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो हमें पता है कि फोर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं दे ओनली अप्लाई फोर्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, सो हमें बताना है फोर्स। सो वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू force per unit area. So when molecules collide, they apply force per unit area, hence exerting pressure. ओके, प्रेशर टू टर्म्स में होता है ना, सॉलिड्स के केस में ये, एंड अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि वेन एवर दे आस्क फॉर, अब यहाँ तो 1 मार्क्स का था, देयर माइट बी अ क्वेश्चन जो 3 to 4 मार्क्स का हो, तब हमने मजीद डिटेल में बात करना है। अगर हम इस टर्म्स में गैस का प्रेशर डिस्कस करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी भी है, ग्रेविटी वुड ऑल्सो बी देयर, एंड दे मस्ट बी एट अ सर्टेन पोजिशन इन अ पिस्टन। वो बिल्कुल बॉटम पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो इस बेसिस पे भी हम प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ठीक देन क्लियर। है। यस सर। देन उसने बोला यस। है
why the pressure increase even though the temperature stays constant. So we know that K pressure is Boyle's law. inversely proportional to volume, which is Boyle's law. तो अब अगर उसने temperature constant कह दिया है, that means we are going to refer to that Boyle's law. ठीक है? So this is because volume is volume decreased, hence particles are closer together. So more collisions per unit area. Okay. नेक्स्ट इज Yes. उसने हमें इनिशियल प्रेशर दे दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला है. वी नो दैट व्हाट द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज P1 V1 is equal to P2 V2. Let's say C के what is the volume above? We have an area, we have the distance traveled by both. ठीक है? तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू हाइट के. सो एरिया कांस्टेंट है दोनों के केस में, which is going to be 2. One time I'll multiply it with 6, one time I'll multiply it with 4 to get the different volumes. ठीक है? So if the initial pressure is this 1 into 10 raised to power 5, उसके against volume क्या होगा? Area into initial height, which is 6, is equals to, I need to calculate P2, whereas V2 हमारे पास क्या है? Area into final height, which is 4. Okay? Yes. ठीक है. Now, after the calculation, the pressure I'm going to get is 1.5 into 10 raised to power 5. Obviously, उसने increase होना था cause volume क्या हो चुका है? Decrease. पहले volume कितना था? 12. अब volume कितना है? 8. तो pressure ने क्या होना था? Initial pressure से क्या होना था? Increase. तो just to check whether our answer is correct, तो हम इन pointers के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं. Then है air bubble forms in the brake fluid of figure 1.1. State the effect of this has on the brake system. अब air bubble की वजह से a part of our force will be used against that air bubble. तो complete pressure हमारा जो है वो transfer नहीं होगा हमारे पास. ठीक है? Could Sir, you तो explain it pressure again? नहीं लगेगा. देखो पहले सिंपल फ्लूइड था, बट एवर द फोर्स वी आर अप्लाइंग वो ऑल थ्रू द फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर आउट हो रहा था. नाउ वी हैव एन एयर बबल प्रेजेंट. तो हमारा जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अ पार्ट ऑफ दैट फोर्स विल बी यूटिलाइज्ड इन कंप्रेसिंग दैट एयर बबल. क्लियर? तो Yes. टोटल प्रेशर की वैल्यूज में क्या आ जाएगा? डिक्रीज. पहले क्या था? जस्ट फोर्स दैट वाज अप्लाइंग ऑन द फ्लूइड और प्रेशर जनरेट हो रहा था. अब उस फ्लूइड में एयर बबल आ गया. अब a part of our force will be utilized to compress that air bubble. ठीक है? पहले कंप्लीट फोर्स किसको जा रही थी? फ्लूइड को. अब a part of that force is utilized in compressing that bubble. तो टोटल वैल्यू पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा. सर मतलब लेस ब्रेकिंग फोर्स होगी. नहीं, उसने कहा इससे हम स्टेट द इफेक्ट दिस हैज ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम. तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके ओके. इसकी वजह से दिस वुड reduce the volume, hence brakes will be pushed further. Now we have to discuss a vector diagram. Let's see उसने हमें क्या दिया है. Journey consists of two displacement. The first is 500 meter
and the other one is 200 meter. First किस में है? North में, which is 500 meter to the north and 200 meters to the south. Sorry, east. अब हमें पहले स्केल बनाना है. What would be our scale? फिफ्टी से कर लें तो हमारे पास 10 बन जाएगा एंड ये 4 बन जाएगा क्योंकि 2 and 5 भी कर सकते हैं हम लोग. एनी हाउ इन ईदर केस स्केल हम डिसाइड कर लेते हैं, हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेट्स से आई डिसाइड 100 meter is equals to 1 centimeter. So 500 meters किसके इक्वल होगा? 5 centimeter के. एंड 200 meters किसके इक्वल होगा? 2 centimeter के. अब हमने क्या करना है? हमने 5 centimeter की लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ ड्रॉ करनी है एंड 2 centimeter की लाइन टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स ईस्ट ड्रॉ करनी है. अब हेड टू टेल रूल अचीव हो गया. सो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? आई विल join the tail of first with the head of second vector. Resultant is always drawn when tail to tail and head to head join होता है. And always remember vectors हमेशा head to tail में आएंगे. अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करता कि 5 centimeter here and 2 centimeter here, तो अब ये head to tail नहीं हो रहा था. मैं अपने वेक्टर को रीड्रॉ कर सकता हूँ पैरेलल टू इट. तो मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देता in the same direction with the same magnitude. तब भी रिजल्टेंट मेरे पास क्या आना था? सेम ही आना. ओके, Yes, sir. Okay, sir. डू वी अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक द स्केल Yes. एंड देन Yes. हेड टू टेल रूल फॉलो करना है. अब इसकी जो लेंथ आएगी, लेट्स से मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है? 7 सेंटीमीटर एंड मिनिमम लेंथ कितनी आ सकती है? 3 सेंटीमीटर, विच इज 5 + 2 मैक्सिमम और 5 - 2 मिनिमम. अब हमारे पास इसका जो भी लेंथ आएगा हमने उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्टेंट का लेट्स से 4.5 सेंटीमीटर आ. आई विल अगेन मल्टीप्लाई इट विद 100, so it would become 450 मीटर. मैंने ये सपोजली बताइए, आप अप टू स्केल डायग्राम्स बना लीजिएगा. एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम अपने रिजल्टेंट के साथ कंपेयर करके देखने के लिए वेदर आवर आंसर इज कमिंग विद इन द रेंज ऑफ दिस और नॉट. ओके, Yes. अब उसने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. डायरेक्शन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y over x. Now I have to identify which one is y and which one is x. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रिजल्टेंट के साथ which vector is making an angle theta. तो ये रिजल्टेंट है मेरा और इसके साथ एंगल थीटा कौन बना रहा है? ये 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये क्या होगा? x कंपोनेंट. और 90 का एंगल कौन बना रहा है? 2 सेंटीमीटर. तो दिस वुड बी माय y वेक्टर. तो मैं क्या लिखूंगा? टेंजेंट इनवर्स 200 डिवाइडेड बाय 500. सी, मैं इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर उनकी एक्चुअल वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, स्केल वैल्यूज नहीं यूज कर रहा. ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. ये मैंने जो एक्स एंड वाई वाला फैक्टर आपको बताया ना कि वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर द वेक्टर which is making an angle theta with the resultant will always be the x component, and the vector which is making an angle 90 will be the y component. Do we understand that? जी सर. Yes. Also y component के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है? साइन ऑफ थीटा. एंड x component के साथ कौन सा आता है? cos of theta. Okay, ठीक. now another journey covers a distance of 700 meters
Describe how it is possible that this journey has no resultant displacement. तो अगर displacement is zero, that means वो अपने initial point पे वापस आ रहा होगा या एक closed diagram बन रही होगी। जैसे अगर एक ऐसे ऐसे एंड ऐसे आएगा तो ये closed diagram होती है, इसका resultant हमेशा क्या होता है? जीरो। तो अगर उसने डिस्टेंस कवर किया तो इट मींस कि क्लोज डायग्राम है, इट्स कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जिसकी बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। डू वी अंडरस्टैंड कि कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वेक्टर डायग्राम्स में? या तो क्लोज डायग्राम बन रही हो या इफ इट्स कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, Yes. ऑल क्लियर? Yes, sir.